हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस एक वीडियो में आपको पता चलने वाले हैं डू और डाई टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स। अगर आप 60 प्लस स्कोर करना चाहते हैं आउट ऑफ 70, मैं 60 प्लस इसलिए बोलती हूँ क्योंकि समटाइम्स बेटा इन्हीं के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो वो आपके शायद बिल्कुल एग्जैक्ट ना मिले। बाकी इन टॉपिक्स में से बेटा जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाने के चांसेस बहुत ब्राइट है। ये वाले टॉपिक्स को तो बिल्कुल भी लीव करके मत जाना अगर आप इतना स्कोर अचीव करना चाहते हैं। So make sure that you are a subscriber of this channel. Don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon because इस channel पे upcoming days में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं बेटा, बहुत सारे important sessions आने वाले हैं जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये वाले जितने भी टॉपिक्स मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगी, अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप सिंपली अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करके K12 कैटेगरी में अर्शप्रीत बाय फिजिक्स मैम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, कम्युनिटी ग्रुप को, वहां पे आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो let us begin with no more delays, starting with the first chapter that is electric charges in field. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के साथ। जब हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें से कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं बेटा जिनको अपन लीव करने का अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट आता है कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है या इसका वेक्टर फॉर्म का डेरिवेशन भी आ सकता है, ठीक है, बट ज्यादा लंबे मार्क्स में नहीं आएगा, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में दो डेरिवेशंस आती हैं बेटा आपकी, एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ये दोनों ही डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई ना कोई एक डेरिवेशन चांसेस बहुत ब्राइट रहते हैं, पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। और फिर आपके पास वो केस आता है दैट इलेक्ट्रिक डायपोल को जब आप डाल देते हैं, कहां पर, जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल को डाल देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस केस में बेटा कितना टॉर्क लगता है, पीई साइन थीटा के बराबर लगता है, उसको प्रूव करना आता है। और ये बहुत बार पूछा गया है कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के थीटा की कंडीशंस बताओ। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लीव मत करके जाना। फिर आते हैं गॉसेस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस में इस साल एक नया एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जो बहुत देर से कट रहा था आपके सिलेबस में से, दैट इज स्फेरिकल शेल के केस में आउटसाइड इनसाइड एज वेल एज सरफेस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो चांसेस आर वेरी ब्राइट कि इस बार आपसे वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 में आपसे क्या बोला जा रहा है, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में बेटा आपसे बात की जाएगी। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की डेरिवेशन करके दिखाओ। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बेटा प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं 2 मार्क्स में, एज वेल एज अगर अपन बात करें कैपेसिटर वाला टॉपिक, ये टॉपिक तो लीव करना मतलब आपको मार्क्स चाहिए नहीं है यार, है ना। सो प्लीज डोंट लीव दिस टॉपिक। कैपेसिटर के केस में प्लीज मेक श्योर दैट कि कैपेसिटर जब बीच में कुछ भी नहीं इंसर्टेड, यानी कि जब वैक्यूम है, एज वेल एज सेकंड केस में जब आपके पास डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्टेड है। तो बेटा डाइलेक्ट्रिक्स में 2 केसेस आते हैं, टी इज इक्वल्स टू डी वाला और टी लेस देन डी वाला। ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लंबा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है कि आप कैपेसिटेंस की डेरिवेशन आपसे पूछी जा सकती है पार्ट ए में, और पार्ट बी में उसी के रेलेवेंट बेटा या सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना ही जाना है, कुछ भी ऐसा नहीं है बेटा कि हम इसको लीव कर जाएं, ठीक है। और बेटा अगर यही सब टॉपिक्स आपको डिटेल में भी पढ़ने हैं तो आज ही आप हमारे संकल्प क्रैश कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। डिटेल्स आर ऑन द स्क्रीन, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू फील लाइक कि आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, देन यू कैन एनरोल अंडर फिजिक्स कोर आर्मी यूजिंग द कोड Y549। यू विल बी एनरोल्ड अंडर मी, यानी कि फिजिक्स कोर आर्मी के अंडर आप जब एनरोल होंगे तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट तो पाएंगे ही पाएंगे यार, दैट इज अ फैक्टर, बट आप मेरी पर्सनल गाइडेंस पाएंगे, ठीक है। सो फिर अपन फिजिक्स को मिलकर फोड़ देंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डायपोल। फिर इसके अंदर वर्क डन के ऊपर फॉर्मूला जो है बेटा, वर्क डन का जो फॉर्मूला है दैट इज PE cos ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। बेटा इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ठीक है। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जितनी टाइप्स हैं यार, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ये फॉर्मूला है ना, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ सब्स्टिट्यूट कर दो, देन करंट इज इक्वल्स टू वी ना। ये सब छोटी छोटी डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, very important for your exam, don't leave these derivations. Then temperature dependence of resistance in the case of conductor, semiconductor and alloys, उनके ग्राफ्स तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक सेल का कॉन्सेप्ट आता है, तो बेटा जब सेल के केस में EMF के बारे में जानना जरूरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में जानना जरूरी है, एज वेल एज बेटा इसी के साथ साथ अगर हम चलें तो टर्मिनल वोल्टेज के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। सेल्स का बेटा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो डेरिवेशन है, यानी कि जब आप बहुत सारे सेल्स को सीरीज में लगा देते हैं या फिर पैरेलल में लगा देते हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दैट।
किरचॉफ्स लॉ में स्टेटमेंट भी आ सकता है या फिर किरचॉफ्स लॉ के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो अल्टीमेटली मैं कहना ये चाहती हूँ दैट किरचॉफ्स लॉ इज इंपॉर्टेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट पार्ट आता है पोटेंशियोमीटर का। बेटा अब वो सिलेबस में से रिड्यूस हो गया। अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आप पोटेंशियोमीटर का टॉपिक भी जरूर करके जाइएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी जो एप्लीकेशंस हैं, आप ईएमएफ कंपेयर करना चाहते हैं दो सेल्स का या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग दैट पोर्शन। नेक्स्ट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में बायो-सेवर्ट्स लॉ एंड इसकी एप्लीकेशंस। एक सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितनी होगी, एट द एक्सिस कितनी होगी। एक्सिस वाली डेरिवेशन बहुत बार पेपर में पूछी गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, वो बहुत बार पूछी गई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एम्पियर्स लॉ में बेटा एप्लीकेशन ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के वजह से बेटा क्या मैग्नेटिक फील्ड रहता है, इनसाइड, आउटसाइड या फिर ऑन द सरफेस। ये एम्पियर्स लॉ के हेल्प से इट इज वेरी हेल्पफुल टू है ना यू नो अप्लाई इट। एम्पियर्स लॉ को जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आप जिस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं वो आप बायो-सेवर्ट्स लॉ से भी पहुंचते हैं, बट वहां पे स्पेसिफिकली आते हैं कि आप एम्पियर सर्किटल लॉ से ही बताइए। तो वो वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करके जाना बेटा। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब किसी करंट कैरिंग वायर को, कंडक्टर को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो BIL sin थीटा वाला फॉर्मूला बेटा, उसका जो डेरिवेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट। छोटू सा है, प्यारा सा है, नन्हा सा मुन्ना सा, वो जरूर करके जाना। ठीक है, देन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लीव नहीं कर सकते। करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इनके ऊपर क्वेश्चंस बार बार पेपर में पूछे गए हैं, इवन कि आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर भी और प्रीवियस वाला चैप्टर भी। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, छोटू सा पिद्दू सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्हा सा चैप्टर है एकदम बेटा। इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे था ना आपके फर्स्ट चैप्टर में, ऐसे ही बेटा इस चैप्टर में आता है मैग्नेटिक डायपोल, जो कि बेसिकली नॉर्थ एंड साउथ के कॉम्बिनेशन से बना होता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है ना, एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन आपको पूछ ली जाती है। ठीक है, ये डेरिवेशन आपको पूछ ली जाती है। देन इस टाइम बेटा बात करें, इस बार आपका अर्थ मैग्नेटिज्म सिलेबस में से रिड्यूस्ड है। पिछले साल तक अर्थ मैग्नेटिज्म वाज इन द सिलेबस। इफ यू आर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट तो आप अर्थ मैग्नेटिज्म के जो तीनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं बेटा, है ना, इंक्लाइनेशन, डिक्लाइनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो जरूर से करके जाना। बट जो सीबीएसई बोर्ड के एस्पिरेंट्स हैं बेटा, उनको वो वाला टॉपिक इस बार रिड्यूस है, तो आप किस पे कंसंट्रेट करेंगे, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज पर, उनकी परमेबिलिटी पर, उनकी ससेप्टेबिलिटी की वैल्यूज पर। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, कवर दैट थिंग्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन सा लॉ पढ़ना है, लेंज लॉ पढ़ना है। लेंज लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडी करंट्स बेटा हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम सीबीएसई, है ना, सीबीएसई में इसका जो है रिडक्शन हो गया है, बट अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो आप इसको जरूर से करके जाना। एडी करंट कुछ और नहीं होता बेटा, दिस इज ओनली द इंड्यूस्ड करंट, है ना, जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो उसकी वजह से देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट। बस अगर बल्क कंडक्टर है तो उसी में वो इंड्यूस्ड करंट का नाम एडी करंट डाल दिया जाता है। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट बोर्ड्स, बट सीबीएसई बोर्ड में इसका जनरल आइडिया बोला गया है। ठीक है, देन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन में सोलेनॉइड के केस में सेल्फ इंडक्शन L कैसे आता है, म्यूचुअल इंडक्शन M का फॉर्मूला क्या आता है, व्हाट आर द डिपेंडेंसेस। इनके डिपेंडेंस पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके डिपेंडेंस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि जब अगर हम n को चेंज कर दें, नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर दें, अगर हम लेंथ को चेंज कर दें, अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज कर दें, डायमीटर को चेंज कर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना। या फिर हम सोलेनॉइड के अंदर किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर दें तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या असर पड़ेगा। सो वो सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर से करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए ऑल्टरनेटिंग करंट पर। ऑल्टरनेटिंग करंट में बेटा पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज आपको पता होना चाहिए, है ना। देन एलसीआर सीरीज सर्किट कर जाना। एलसीआर सीरीज सर्किट करोगे तो आपको जो बेसिक वाली चीजें हैं, यानी कि सिंपल आर सर्किट, सिंपल एल सर्किट, सिंपल सी सर्किट, वो तो आता ही होगा, तभी तो आप एलसीआर करोगे ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पर एलसीआर सर्किट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर वाले सर्किट्स को एक बार रीडिंग मार जाना, उसमें से भी डेरिवेशन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ना एक क्वेश्चन आता है बार बार, मैंने आपको करवाया भी है। आई एम कवरिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस राइट नाउ इन ऑन दिस चैनल। बेटा 6 PM के स्लॉट पर आप डेली लाइव मैं आती हूँ, आप जरूर से लाइव क्लासेस में जुड़ा करिए। अगर हम यहाँ पे बात करें एलसीआर सीरीज में, LCR है ना, अगर मैं बोलूं बेटा रेजोनेंस का कंडीशन आता है, रेजोनेंस अब सिलेबस में से सिर्फ ओवरऑल आइडिया पूछा गया बेटा। जब रेजोनेंस का कंडीशन आता है तो XL XC के बराबर हो जाता है, यानी कि वो सर्किट कैसा बिहेव करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर है उस सर्किट में। तो वो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार देख जाना।
ठीक है, उसको एक बार जरूर से देख जाना। उसके बाद पावर एवरेज फॉर द केस ऑफ इंडक्टर और फॉर द केस ऑफ कैपेसिटर जीरो होती है ओवर अ कंप्लीट साइकिल, इसको प्रूव करना आ सकता है। ठीक है, देन एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर में से ज्यादा तक चांसेस है बेटा ट्रांसफार्मर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर साथ ही साथ बेटा बेसिक न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। इसमें आपको ट्रांसफार्मर रेशो पूछ सकते हैं डिराइव करनी। ठीक है, आपको बोल सकते हैं कि इसका डेरिवेशन कीजिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव, एनर्जी ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बेटा ज्यादातर चांस है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो एनसीईआरटी में जो पूरा का पूरा एक टेबल दिया गया है ना, एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है जिसमें पूरा सब कुछ बेटा बताया गया है इन डिटेल, सारे के सारे वेव्स का क्या सोर्स है, उनके एग्जाम्पल्स यानी कि यूजेस पूछे गए हैं आपसे अगर पेपर में, तो वो भी आप वहां उस टेबल से याद कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ को याद कर सकते हो तो प्लीज कर लेना अगर पूरे मार्क्स लेना चाहते हो इस चैप्टर में से। इस चैप्टर में से 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स बेटा इसमें से प्रिपरेशन करनी है हमको। ठीक है, नेक्स्ट, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। चलो बुक नंबर 2 की बात कर लेते हैं। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। पूरे चांसेस हैं कि इनमें दोनों में से बेटा एक डेरिवेशन। अब देखो ये लिंक्ड ही है, लेंस मेकर फॉर्मूला आप डिराइव करते हो, उसमें आगे कंडीशन लगाते हो कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है तो फाइनल इमेज फोकस पे बनेगी। ठीक है, फोकल लेंथ पे आएगा v की वैल्यू। सो वो लिंक्ड ही है। आपको अगर लेंस फॉर्मूला बस डिराइव करने के लिए बोलते हो, थोड़े मार्क्स का है, लेट्स सपोज 2 मार्क्स का है, तो बेटा आप लेंस मेकर फॉर्मूला डायरेक्टली लिखते हैं, वहीं से कंडीशन लगा के लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, बट अगर आपको बोला जाए लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करो तो उस केस में फिर आपको पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इन दैट केस आपको पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, टीआईआर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की 2 कंडीशंस इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, डायग्राम आपको पता होना चाहिए, इसी के साथ बेस्ड बेटा उसके एप्लीकेशंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, रेयर टू डेंसर जा रहा है या डेंसर टू रेयर जा रहा है, दोनों डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। मेरे हैंड रिटन नोट्स में आपको मिलेंगी ये दोनों डेरिवेशन। अगर आप संकल्प कोर्स में इनरोल्ड हैं तो बेटा वहां पे मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी साथ प्रोवाइड कर रही हूँ डेरिवेशंस के। सो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना बुरा नहीं होता है। अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि संकल्प कोर्स के हम ना लेकर यूट्यूब से ही पढ़ लेंगे, यूट्यूब से सब कुछ कवर कर लेंगे, तो बेटा मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमेशा अपनी पढ़ाई में करना चाहिए, क्योंकि उससे जो फर्दर हमें फ्यूचर में रिजल्ट्स मिलते हैं ना यार, वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कहाँ करी पता भी नहीं चलता, याद भी नहीं रहता है। क्योंकि ये एक ऐसा बेटा क्लास है 12th का, अगर मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं, ये एक ऐसा क्लास है जो डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है आपके अपर हायर स्टडीज में भी। जब आप किसी कॉलेज में जाएंगे तो बेटा अगर आपके 12वीं में ही अच्छे नंबर नहीं होंगे तो आप बहुत सारे पेपर्स में एलिजिबल भी नहीं होंगे। सो 12वीं में हमेशा बेटा अच्छा स्कोर करना ही चाहिए। सो फॉर दैट इफ यू आर स्टैंडिंग समवेयर जहाँ पे बिल्कुल भी प्रेपरेशन नहीं है, देन कम इन द संकल्प बैच। ठीक है, संकल्प बैच में आज ही इनरोल कीजिए। 45 डेज में हमने तो संकल्प लिया है बेटा कि हम 500 बच्चों को टॉपर बनाएंगे। बहुत लिमिटेड सीट्स ही रह गई हैं, वी विल क्लोज द एंट्रीज रियली सून, सो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ इट। ठीक है, नेक्स्ट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर बात करें तो बेटा यहाँ पे आता है आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चांसेस आर वेरी ब्राइट कि यहाँ पे डायग्राम पूछा जा सकता है आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और थोड़ा सा बेटा इसका मैग्निफिकेशन के बारे में पूछा जा सकता है। सेम गोज विद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब मेरी बात सुनना बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है ना, वो होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप, है ना। इसमें कुछ एरर्स होते हैं जिसके कारण हम एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जिसको हम कैसी ग्रेनेनियन टेलीस्कोप भी बोलते हैं, तो बहुत बार पेपर में देखा गया है कि आपको बोला गया है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का डायग्राम बनाइए और इसके एडवांटेजेस बताइए ओवर द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कुछ और नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही है। सो बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर से कवर करके जाइएगा। ठीक है, देन वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं। वेव ऑप्टिक्स में हाइगेन्स प्रिंसिपल से आप रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, इन दोनों में से बेटा एक डेरिवेशन तो पेपर में आप पा ही सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 60 प्लस का स्कोर लाना चाहते हैं तो बेटा ये वाली डेरिवेशंस को जरूर करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन डायफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। बेटा इनके ना सिर्फ ओवरव्यू रह गया, इनकी डेरिवेशंस पाथ डिफरेंस की सीबीएसई के सिलेबस से कट गई हैं। यानी कि यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस
पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस की कंडीशंस हैं, ठीक है, मिनिमा एंड मैक्सिमा की, वो आपको याद होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ मिनिमा बन रहा है, कहाँ कहाँ मैक्सिमा बन रहा है, ठीक है। और इसमें ना बेटा एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है, और एक फॉर्मूला आता है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का, जिसमें हम अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 होल का स्क्वायर लिखते हैं। मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया आपके लिए बेटा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी बहुत ब्राइट है, ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी बहुत ब्राइट है। नेक्स्ट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बेटा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर इज अ चैप्टर जो कि बहुत स्कोरिंग है। अब इसमें गिने चुने बेटा 2-3 चीजें हैं, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है, वर्क फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए, और ग्राफ्स वाला पार्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो ग्राफिकल पोर्शन है बेटा वो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सेपरेट ग्राफ्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आप फिर से बोलेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बस कमेंट कीजिएगा बेटा कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर, कौन से है ना कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। आई विल बी श्योरली मेकिंग अ वीडियो ऑन इट रियली सून। देन डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, डी ब्रॉय जी ने बोला था ना मैटर वेव्स एसोसिएटेड होती हैं पार्टिकल्स के साथ भी, तो उसके ऊपर बेस बेटा इलेक्ट्रॉन के केस में कितना वेवलेंथ होता है उसके ऊपर जो डेरिवेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट, वो पूछी जा सकती है। देन एटम्स में बात करें, एटम्स में बेटा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो ग्राफ है ना, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का जो ग्राफ है उसके ऊपर बेस पूछा जा सकता है। देन बोर्स मॉडल में बेटा RVTF, इसकी एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों में रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएगा। देन एनर्जी स्पेक्ट्रम में बेटा आपके पास जो सीरीज बनती है लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट पफन, उसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा ब्राइट रहते हैं, ठीक है, क्योंकि सीरीज नहीं बोलते हैं वो आपको ड्रॉ करने के लिए, वो आपके उसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल डाल देते हैं, ठीक है। न्यूक्लियाई के केस में बात करें तो रेडियस की इक्वेशन यानी कि R इज इक्वल्स टू R0 A1/3 है ना। डिफरेंट बेटा यहाँ पे दो तरीके से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, एक इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है, दूसरा इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। फिर न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, इनकी इक्वेशंस क्या होती हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मास डिफेक्ट क्या होता है और बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बेटा एक आता है कर्व आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, ये वाला जो कर्व है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें से एक और टॉपिक बनता है जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, है ना, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियर फोर्स लगता है जो, उसके बारे में बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा सकती है, या पूछा जा सकता है कि ये कितनी डिस्टेंस तक इफेक्टिव है। तो यहाँ पे ना एक ग्राफ बनता है, यहाँ पर एक ग्राफ बनता है न्यूक्लियर फोर्स के केस में, वो जरूर से कर जाना, ठीक है। तो वहां पे एक लिमिट आती है R0 वाली 0.8 FM यानी कि फर्मी मीटर, अगर इससे कम का डिस्टेंस है बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स तो वहां पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एप्लीकेबल नहीं होता, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अगर 0.8 फर्मी से ऊपर क्या डिस्टेंस है तो वहां पर न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा एप्लीकेबल रहता है, वो कर्व मैंने आपको करवा रखा है इसी चैनल पर बेटा, आप यशस्वी सीरीज में भी खोल के देखेंगे तो उसमें मॉडर्न फिजिक्स पूरा कंप्लीट करवा रखा है, तो वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बात करें हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर, बेटा ये पूछा जा सकता है, यहाँ पर इसके जो इनके रिलेटेड बेटा ग्राफ्स हैं, इनके रिलेटेड जो ग्राफ्स हैं दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी पूछे जाएंगे। देन डायोड एज अ रेक्टिफायर बेसिकली बेटा हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड एज अ रेक्टिफायर ही काम करता है। इसके अलावा आपसे पूछे जा सकता है एन टाइप और पी टाइप के बारे में बताओ, है ना, एन टाइप कब बोलते हैं हम किसी भी मटेरियल को, पी टाइप कब बोलते हैं किसी भी मटेरियल को, उन सब चीजों पे पूछे जा सकते हैं आपके क्वेश्चंस। सो दीज वर द डू एंड डाई टॉपिक्स एंड दिस इज अ वीकली प्लानर जो मैं अभी फॉलो कर रही हूँ बेटा। आज आपकी जो क्लास थी वो लगी है 5th और 6th यूनिट की, कल आपकी क्लास लगेगी 7th और 8th यूनिट की, और सैटरडे होगी 9th यूनिट की। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को जरूर से फॉलो करो, अगर अभी तक आपने नहीं किया है आप हमारे कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सिंपली अड्डा 24/7 ऐप पे जाके K12 कैटेगरी में जाएंगे तो फिजिक्स बाय हर्षप्रीत मैम ग्रुप वहां पर मिल जाएगा आपको, बेटा उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं PDF शेयर कर दूंगी। यशस्वी बैच की प्राइजेस बहुत ही डाउन हैं अभी, 1500 was a प्राइस जिसको हमने ड्रॉप करके बिलो 1000 कर दिया है बेटा। सो दिस इज द टाइम नाउ टू शाइन,
है ना, टू प्रूव टू योर पेरेंट्स कि यार हमने अगर सारा साल नहीं पढ़ाई करी है तो आप हमें अगर ये कोर्स दिलवा देते हैं 45 डेज का, तो वी विल प्रूव कि हम पढ़ सकते हैं, है ना, हम अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं और हम आपका नाम रोशन कर सकते हैं। मैं हमेशा एक चीज बोलूंगी, हाँ श्योर बेटा, पेरेंट्स का नाम हमेशा रोशन करने के लिए हम मेहनत करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ये भी अंदर से बेटा एक जुनून होना चाहिए कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी है। सो फॉर दैट 12वीं कक्षा जो रहती है, अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि यार सारा साल आपसे कोई 12वीं कक्षा के मार्क्स ही पूछा जाएगा, नहीं, बट यार 12वीं कक्षा के हिसाब से ही आप अगर लेट्स सपोज आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप आईआईटी में जाना चाहते हैं और बोर्ड्स में आपके 50% आ रहे हैं बेटा, तो आप एप्लीकेबल ही नहीं होंगी। सो वो वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। एंड समटाइम्स ये भी रहता है कि हमने बहुत मल्टीपल हाई ट्यूशन लेवल लगाए होता है और हमको बोर्ड लेवल नहीं आता बेटा, बेसिक लेवल नहीं आता। सो वो इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज हम आरएमएस टेक्निक के साथ यहाँ पे पढ़ेंगे, रिकॉल नोट्स, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, एज वेल एज यू विल बी गेटिंग द सैंपल पेपर्स किट। एंड अभी के लिए अगर मैं क्लास में बताऊं, एक ही क्लास गुजरा है अभी तक, ठीक है, नहीं आज भी एक और क्लास हो गया है, 2 क्लासेस बीते, अभी बेटा फर्स्ट ही चैप्टर पे हैं हम, तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इट्स नॉट लेट एट ऑल, अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तो यूजुअली थोड़ा थोड़ा आइडिया सबको होता ही है। सो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस बैच यूजिंग दिस कोड Wi-Fi49, एंड आफ्टर दैट बेटा इफ यू शेयर द स्क्रीनशॉट विद मी ऑन माय ऑफिशियल ईमेल आईडी, यू विल बी अ पार्ट ऑफ फिजिक्स कोर आर्मी। एंड देन अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ऑन द पर्सनल लेवल, ठीक है। तो चलिए फिर अगर हम बात करें, दिस इज माय ऑफिशियल ईमेल आईडी, आप जैसे ही बेटा इनरोल करेंगे तो यहाँ इस ऑफिशियल ईमेल आईडी पे जरूर से स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, हम फटाफट से आपको बता देते हैं आपको बैच में इनरोल कैसे करना है, हाउ कैन यू इनरोल इन द बैच। पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेटा जरूर से कर जाइएगा, ये वाले जो मैंने आपको बताए हैं, आपको सिंपली अड्डा 24/7 टाइप करना है क्रोम पर जाके। आप जैसे ही अड्डा 24/7 टाइप करेंगे बेटा क्रोम पे जाके, आपको जाना है ऑल कोर्सेज के अंदर। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज के अंदर जाएंगे, स्कूल K-12 कैटेगरी में जाएंगे, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पे क्लिक करेंगे, दिस इज द बैच। अब देखो 2 तरह का बैच है बेटा, फर्स्ट बैच में सारे सब्जेक्ट्स हैं, दूसरा बैच आप इंडिविजुअल फिजिक्स अगर पढ़ना चाहते हैं मैम से, तो आप इंडिविजुअल फिजिक्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंगली बेटा जो प्राइस डिफरेंस है उसके हिसाब से आपको डिटेल्ड बैच में ही जाना चाहिए, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स का कवरेज हो रहा है। तो जैसे बेटा बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, यू विल बी यूजिंग द कोड एज Y549। अगर आप ये कोड यूज करेंगे तभी आप बेटा मेरे अंडर एनरोलमेंट पाएंगे, यानी कि फिजिक्स कोर मैम के अंडर एनरोलमेंट पाएंगे, तभी आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आप एक बैच का तो पार्ट बन रहे हैं, आप संकल्पियंस बन रहे हैं, आप फिजिक्स भी पढ़ेंगे, बट वो बेटा पर्सनल जो मेंटोर है, मेंटोरशिप है, वो तभी एप्लीकेबल है इफ यू आर यूजिंग दिस कोड, है ना, इफ यू वांट टू गेट मेंटरशिप फ्रॉम मी, ठीक है। सो बेटा 17% का ऑफ मिलेगा और इसका जो प्राइस है वो 995 हो जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस बैच। मिलते हैं फिर क्लासेस में जल्दी ही, एंड इन टॉपिक्स को जरूर से कर जाना यार, क्योंकि ये डू और डाई टॉपिक्स हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बहुत कुछ और भी हमको करना है, बट ये वाले टॉपिक्स तो करके ही जाने हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल एंड टेक केयर।